हम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को, पोर्टल को लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। तो कोई सा ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लॉगिन। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लॉगिन टाइप करने के बाद सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लिंक शो होगा, जिसे हमें सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार का शो होगा। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट लॉगिन टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी फिल करना होता है और उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा का ऑप्शन और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम लॉगिन टाइप की बारे में यदि हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट या डीएसपी एडमिन, और सेकंड जो ऑप्शन होता है अप्रूवल अथॉरिटी, उसके बाद वेरीफाई अथॉरिटी और उसके बाद सीएससी या ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र। तो हम सीएससी या ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी और उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कर लेंगे। तो चलिए हम कैप्चा फिल करते हैं और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना करके फर्स्ट इंटरफेस इस कुछ इस प्रकार का होगा और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम और आपके सीएससी केंद्र कुछ इस प्रकार से नाम के साथ शो होने लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की लाभार्थी पूरक योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की सूची कुछ इस प्रकार इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर होम और यहाँ से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, यदि चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड आप तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है सर्विसेज के बारे में। तो चलिए आज हम इस सर्विसेज के बारे में बात करते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र का फर्स्ट ऑप्शन शो होगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन हिंदी का है। ये जो जाति प्रमाण पत्र है फर्स्ट वाला, तो ये इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और इसे भारत सरकार का कहते हैं यानी कि सेंट्रल का। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट 2 और फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का और सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और उसके बाद यहाँ पे ये हैसियत प्रमाण पत्र और उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र। तो ये हो गए मूल प्रमाण पत्र। और उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज होती है ई डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए, तो यदि इसके फिल करने के बारे में यदि हम बात करें तो कोई सा एक ओपन करते हैं और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए आय प्रमाण पत्र को ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्रामीण, नगरीय और उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी का नाम हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में और उसके बाद गार्जियन या पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम और उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह फिल करके व्यवसाय यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका इनकम और इनकम का स्रोत और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लास्ट में अपलोड करने होते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा उसे आप पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो, स्व प्रमाणित पत्र और उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो चलिए हम बैक आते हैं और नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में हम बात करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकलांग एवं समाज कल्याण विभाग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसमें कई सारे, जैसे विकलांग व्यक्ति के विवाह पुरस्कार के लिए आवेदन, ये भी यहाँ से कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण आवेदन के लिए, उसके बाद विकलांग व्यक्ति द्वारा संयंत्र यानी कि ये विकलांग से संबंधित है। और उसके बाद यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन सामान्य और अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि जनरल और
SC और ST के लिए है, और शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। अत्याचार के बारे में शिकायत के लिए आवेदन, तो ये सर्विसेज भी ई डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है, जो CSC के माध्यम से भी लिया जाता है और वयम टेक के माध्यम से भी लिया जाता है और सहेज के माध्यम से भी हमें ये ID मिलती है। तो इसके माध्यम से इन सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग का एक ऑप्शन शो होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खतौनी की नकल यहाँ से निकाल सकते हैं, और खतौनी की नकल पुनः प्रिंट करें, और कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन। तो ये 3 सर्विसेज भी यहीं पे ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाती है। और खतौनी की जो नकल होती है वो वेरीफाइड होती है, वो आपका जैसे वेरीफाइड सिग्नेचर होता है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो इसे आप कहीं यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, यदि नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में यदि हम बात करें, तो लाउड स्पीकर लोक संबोधन प्रणाली एवं कृषि विभाग से संबंधित है, जिसमें हमें लाउड स्पीकर से यदि मान्यता लेनी है, अनुमति लेना है, तो यहीं से आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, यदि कृषि से संबंधित कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के खेत में आग लग जाती है या किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो यहाँ से आवेदन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उसका इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्नि दुर्घटना वही है, दोनों में से यहाँ ये दुर्घटना के लिए है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला जो है वो आग से संबंधित है। तो इन सर्विसेज को इस प्रकार यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन करके लाभ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट सर्विसेज है महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग। तो ये दहेज उत्पीड़न की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, और दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला विधवा की पुत्री का विवाह के लिए अनुदान योजना, दंपत्ति पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु योजना। तो ये महिलाओं से संबंधित है, और इसमें दहेज से संबंधित, दहेज से जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं। जिसके पति की मृत्यु हो गई है, दोबारा शादी करना है या उनकी पुत्री की शादी करना है, तो सहयोग राशि कुछ दी जाती है इसमें। तो यहाँ से आवेदन करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में यदि हम बात करें, तो फायर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आतिशबाजी, यानी कि जो आतिशबाजी के लिए लाइसेंस मिलता है, गन के लिए, जो शादी में या किसी फंक्शन में वो प्रोग्राम के समय आप आतिशबाजी कर सकते हैं, ऐसा बंदूक मिलता है। और ये भंडारण लाइसेंस, आतिशबाजी, ये विस्फोटक लाइसेंस, भंडारण लाइसेंस, तो ये उसी से संबंधित है, विस्फोटक से संबंधित है। परिवहन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, और ये विस्फोटक भंडारण और विक्रय लाइसेंस। तो ई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। और बहुत ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सारी सर्विसेज के बारे में बात किया कि कौन कौन सी सर्विसेज है, और आपको लाइव दिखाया हमने। और इन सारी सर्विसेज के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे इसके लिए उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जब उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसमें मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स फोटो से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड, जैसे शादी अनुदान फिल कर रहे हैं तो दोनों पक्षों के कार्ड की ज़रूरत होगी, उनके निवास की ज़रूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब उसको ओपन करेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। तो इस प्रकार आप इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। और नेक्स्ट, इसके अलावा भी कई सारे अदर इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती है। इसमें आपने देखा होगा कि इसके नीचे इंटीग्रेटेड सर्विसेज थी, जिसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो इस सर्विसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निवास प्रमाण पत्र को बनाने का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस, जहां पर आप सभी को अभी जो आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप सभी को फैमिली आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो फॉर्म में आगे कैसे आपको बढ़ना है, और आप सभी का ये जो सर्टिफिकेट है ये डिजिटल साइन होकर के आपको मिलने वाला है, यानी कि आप सभी को इस पर कोई भी सील मुहर कहीं पर भी कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है, और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट।
स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। तो आप सभी के सामने edistrict.up.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है अब चेंज हो चुका है। अब आप इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन खुद से सर्टिफिकेट को बना सकते हो, उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में उसको आप सत्यापित भी खुद से ही कर सकते हो। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको एक देने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप सभी को अपना नेम वगैरह भरना है, जो भी डेट है, स्थान पर आप रह रहे हो आपको लिख देना है और यही आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आवेदन कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा, जो कि आप यहाँ पर खुद से ही फ्री में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो छोटा सा एक फॉर्म आ जाता है, जिसमें कि जो भी आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हो वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है इसमें यूनिक यूज़र आईडी आपको बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपको उपलब्धता की जांच करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर अवेलेबल नहीं दिखता है तो कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूज़र आईडी बना लेना है। देन आप सभी को अपना नेम, साथ ही में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पर भी आप रहते हो, और अपना जो पिन कोड है एरिया का दर्ज करना है, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना है। सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद में आप सभी को अपनी जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की है वो दर्ज करना है। साथ ही में आपके मोबाइल फोन पर एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी आता है, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होगी। वो ओटीपी आप फिल करोगे, सुरक्षा कोड यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए हम अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र हम ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमें निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बनाना है। तो निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आधार से ई-KYC करने के लिए आपको बोला जाएगा। आधार नंबर आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम फिल करना है, और मैं आधार धारक सहमत हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आधार से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोगों को जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है, जो भी ब्लैंक्स हैं, उनको आपको फिल करना है। तो पिता पति के सेक्शन में सबसे पहले तो आप अगर पिता का नाम फिल करने वाले हो तो सिलेक्शन करना है पिता। अगर कोई महिला अप्लाई करे, शादीशुदा है, तो उसको पति का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को यहाँ पर नेम को फिल कर देना है। माता का भी नेम यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नेम को जब भी आप फिल करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप सभी के सामने सजेशन आता है। तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में सही तरीके से कन्वर्ट होकर के अगर नहीं आ रहा है तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से आप इसको सही डाल सकते हो। इसके बाद में आप सभी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जन्म का स्थान है यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जिस तरीके का ID प्रूफ पर एड्रेस है, सेम कुछ इस तरीके से मकान नंबर अगर मौजूद है तो यहाँ पर फिल करना, नहीं तो 0 भी आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में मोहल्ला पोस्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पहले से सेलेक्ट होगा। तहसील के सेक्शन में आना है, अपनी जो तहसील लगती है उसको सेलेक्ट करना है। जो भी थाना है आपका उसको चूज करोगे। ग्राम का जो भी नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर है आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर अब आपको बताना है कि ऊपर आपने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से ही उस जगह पर निवास कर रहे हो तो यहाँ पर जन्म वाला जो ऑप्शन है क्लिक कर दोगे। अगर कुछ वर्षों से ही उस पते पर आप रह रहे हो तो यहाँ पर वर्ष के ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी वर्षों से आप निवास कर रहे हो आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र आप क्यों बनवाना चाहते हो। तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है या फिर कोई स्कीम का लाभ लेना है, कहीं पर भी अगर प्रमाण पत्र को आपको देना है तो जो भी रीज़न है यहाँ पर आप बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते हो तो आवश्यक कार्य हेतु भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि क्या इससे पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हाँ करोगे तो आप सभी को पुराना जो प्रमाण पत्र का नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। शुल्क का भुगतान करना ही होगा तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी का अगर परिवार ID या फिर राशन कार्ड बना होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो नंबर है फेच हो जाएगा। अगर राशन कार्ड आपका नहीं बना है तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आप सभी को अटैचमेंट कुछ करने की जरूरत होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें आवेदक का जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो फोटो वाला जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट किया है।
देन यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हमने फोटो को रखा हुआ है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका जो मैक्सिमम साइज है 100 KB होना चाहिए। अब ये जो डॉक्यूमेंट है आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन से रिसाइज करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को इसको रिसाइज करने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिसपे अपनी जो फोटो है या फिर जो आपको फाइल अपलोड करने की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट यहाँ से खुद से ही आप रिसाइज कर सकते हो, उसको आप अपलोड कर सकते हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि स्वप्रमाणित जो घोषणा पत्र हमें अपलोड करने की ज़रूरत है, तो हमने सिलेक्शन किया है, चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है और जो हमने घोषणा पत्र आपको शुरुआत में डाउनलोड कराया था वो यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको सेलेक्ट करना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में आप सभी को एक ID प्रूफ भी अपलोड करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी अगर आप आधार कार्ड अपलोड करने वाले हो तो अन्य का ऑप्शन क्लिक करोगे और यहाँ पर आधार कार्ड आपको मेंशन कर देना है, या फिर अदर कोई ID प्रूफ दे रहे हो तो उसको मेंशन कर देना है और फाइल को चूज़ करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने सारी चीज़ सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर जितने भी चीज़ें हमने फिल की हुई हैं एक बार हमें दिखाया जाएगा, जिसमें कि कोई भी सृष्टि अगर है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है। दोबारा से आप इस पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीज़ें सही लगती हैं तो मुझे कुछ इसमें चेंजेस करना नहीं है। हमें डायरेक्टली सेवा शुल्क भुगतान करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आता है इसको आपको अपने पास में नोट करके जरूर रख लेना है। अब जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर 15 रुपीज़ का हमें पेमेंट करना होगा। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे हम ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं दूसरे मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करके करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब पेमेंट करते समय आप सभी को कभी कभार एरर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ये जो पोर्टल है इंटीग्रेट किया जाता है पेमेंट गेटवे के साथ में। दोबारा से अगर आपको एरर आता है सेवा शुल्क के भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी जो एप्लीकेशन ID है आपको दर्ज करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है हो चुका था, ट्रांजैक्शन ID जनरेट होकर के आ चुकी थी, लेकिन हमारे सामने रिसीप्ट जनरेट होकर के नहीं आई थी। सुरक्षित करें के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो सर्टिफिकेट है बनाने की जो रिक्वेस्ट है इसी के साथ में आपकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर 15 वर्किंग डेज का टाइम मांगा जाता है। इस बीच में जो भी आपके एरिया का लेखपाल होता है उसके जरिए इंटरनली इसको वेरीफाई कराया जाता है। देन आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। कभी भी सर्टिफिकेट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो ये जो स्लिप है आपको सुरक्षित करके रख लेना है और देन आप लोग होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को निस्तारित आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर रहे हो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपको सिलेक्शन करना है। हम निवास कर रहे हैं। डोमिसाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। आप यहाँ पर देखोगे कि सारी एप्लीकेशन ID हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके नंबर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको आपको अलाउ करना है। मेरे केस में आप देखोगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल साइन होकर के आता है, इसे प्रिंट करके कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में इसी पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पर भी आपको लगाना है तो लगा सकते हो। दोबारा भी आप इस सर्टिफिकेट को इस पोर्टल के अंदर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये जो सर्टिफिकेट है आज की डेट में आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बना सकते हो। इस पर डिजिटल साइन होकर के आएंगे, यानी कि फिजिकल साइन मोहर करवाने आपको जनसेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। अपने स्टेट का जो नाम है आपको लिखना है और सर्च की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल के जरिए आपको जाति प्रमाण पत्र के अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अभी आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट फास्ट ट्रैक मोड से भी बनाया जाना शुरू हो चुका है, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो मात्र 2 दिनों के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने अपना फैमिली ID बनवा रखा है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसको कैसे बनवाना है इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है।
मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर नहीं है फैमिली आईडी या फिर है तो दोनों केस में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पोर्टल पर, जहां पर आप सभी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड इसका होगा नहीं, तो आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी जो यूजर आईडी है क्रिएट करना है जिसके जरिए हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो लॉगिन आईडी के सेक्शन में आना है। 6 से 8 कैरेक्टर का आप सभी को एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है जो कि यूनिक होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपना नाम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक आईडी यहाँ पर बना सकते हो। आपको उपलब्धता की जांच करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो आईडी है अगर अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद में आपको अपना नाम इंटर करना है, अपनी की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है और अपना जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है, अपने एरिया का पिन कोड इंटर करना है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद में ये जो सुरक्षा कोड दिखाएगा इसको सेम दर्ज करना है और सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी एक लॉगिन आईडी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अब यही जो लॉगिन आईडी हमने बनाई है लॉगिन करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। पासवर्ड हमारे मोबाइल फोन पर फर्स्ट टाइम आएगा, यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाएगा सेम दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम ई साथी पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी सर्टिफिकेट में बताए थे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ से अप्लाई करके आप बना सकते हो और जारी होने के बाद में आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश या हिंदी में जिस लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहते हैं सिलेक्शन करेंगे। तो हिंदी वाला जो ऑप्शन है हमने सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार प्रमाणीकरण करना जरूरी हो चुका है, तो हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और मैं धारक सहमत हूं इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। ये जो ओटीपी है आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर आएगा। नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, हमें यहाँ पर ओटीपी को एंटर करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार से जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा जो नाम है ऑटोमेटिक आधार के जरिए फेच होकर के आ चुका है। अब सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपकी लोकेशन क्या है, शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और देन आप सभी को अपने पिता, पति या संरक्षक का जो नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे कोई महिला अप्लाई कर रही है तो पति वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगी, हमने पिता वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो जैसे कि अप्लाई करते वक्त हमने हिंदी वाला ऑप्शन सिलेक्शन किया था, तो हिंदी के अंदर ही हमें यहाँ पर इंटर करना है। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल हिंदी इनपुट टूल डाउनलोड कर सकते हो, जिसके जरिए भी आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपने माता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और वर्तमान पता के सेक्शन में आना है। तो आपका जो करंट पता है यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। मोहल्ला जो भी लगता है, जो भी एरिया का नाम है यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। आपके जनपद का नाम, तहसील का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, गांव का नाम चूज़ करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इस तरीके से हमने अपना जो वर्तमान पता है यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो वर्तमान पता है यही हम स्थायी पता के तौर पर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में हो, तो वो यहाँ पर टिक करके बता सकते हैं। मेरे केस में सेम ही है, मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा, तो यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपका जो पता है यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको श्रेणी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SC, ST, OBC यानी कि पिछड़ी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और देन आप सभी के सामने जाति की एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आपकी जो भी जाति है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है। तो कोई भी आपका कारण हो सकता है, जैसे कि आवश्यक कार्य है तो या फिर स्कॉलरशिप में लगाना है, किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए आपको ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर जो भी रीज़न है बता सकते हो। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि इससे पहले आपके परिवार का कोई सदस्य क्या कभी किसी ने जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। मेरे केस में मुझे इससे पहले याद नहीं है, तो हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो अगर आपकी जो फैमिली आईडी है वो बनी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड अगर बने हुए हैं तो उनका जो राशन कार्ड है वही फैमिली आईडी होता है। हालांकि पोर्टल पर जा करके एक बार अपने राशन कार्ड को फेच करके देख जरूर लेना है। मुझे मैनुअली इसको इंटर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है मात्र 2 दिनों के अंदर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक मोड से सर्टिफिकेट बनने वाला है। अगर आपके केस में नहीं आता है तो फिर लेखपाल से वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर 7 से 15 दिनों का समय लग जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को अटैचमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट आप बना रहे हो इसके अंदर कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। तो हम सबसे पहले तो फोटो का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की अपलोड करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो है उसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, यानी कि आपके फाइल का जो साइज़ है अगर इससे ज़्यादा है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। हालांकि साइज अगर ज़्यादा है तो सरकारी DNA टूल्स पर जा करके आप अपनी जो फोटो है उसको रिसाइज कर सकते हो। हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है जहां पर अगर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनानी है तो वहीं पर क्लिक करके आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना सकते हो, फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और वहां से पासपोर्ट साइज़ की जो फोटो है डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्टली आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो हमने चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर दी है। संलग्न की सूची जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोबारा से आपको इसी टाइप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अन्य जो दस्तावेज बचे हैं उनको हमें अपलोड करना है, जिसमें कि सेकंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या, एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है जो कि यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब घोषणा पत्र आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पर मिल जाएगा जहाँ से हमने अप्लाई किया था, जहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहाँ से भी इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद में इस पर आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपना जो वर्तमान पता है यहाँ पर दर्ज करना है, अपने सिग्नेचर करना है, इसको स्कैन करना है और देन आपको यही जो सर्टिफिकेट है दोबारा से अपलोड कर देना है। इसका भी जो साइज है मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा की अगर फाइल है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो इसको भी रिसाइज अगर आपको करना है तो हमारी वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हो। हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है हमें एक आईडी प्रूफ को अपलोड करने की, तो हम अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम आधार यहाँ पर मेंशन कर देंगे और चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे आधार कार्ड के अंदर क्या होता है कि फ्रंट में आधी इंफॉर्मेशन होती है, बैक साइड में आधी इंफॉर्मेशन होती है, तो दोनों साइड का आपको स्कैन करना है और उसकी एक सिंगल फाइल बनानी है। और ई आधार आपको अपलोड नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड लगा रहता है, या फिर अपलोड अगर आप करना चाहते हो तो पासवर्ड उसका रिमूव करने के बाद में तभी आपको अपलोड करना है। और इसका भी साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। तो अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज टूल भी हमने अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दिया है, जहां पर जा करके आप मर्ज करके उनकी सिंगल फाइल बना करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट करना है, ओपन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर दी है। डॉक्यूमेंट भी जो ज़रूरी थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हमें दर्ज करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जिसके अंदर जो भी फॉर्म के अंदर अभी हमने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है उसका एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। मेरे केस में जैसे कि केयरफुल होकर के सारी चीज़ें हमने इंटर करी हैं, सारी ही चीज़ें सही हैं। अगर आपके केस में कुछ गलत दिख रहा है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है बनाने के लिए 15 रुपये फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जो कि हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाया गया है इसको आपको अपने पास में नोट करके ज़रूर रख लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेमेंट करने के बाद में सक्सेस का जो मैसेज है वो नहीं आता है, तो इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए। हम यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा जहाँ पर हम ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो छोटा सा पेमेंट है, UPI के जरिए करना काफ़ी आसान रहेगा। हम QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक QR कोड आ जाएगा, इसको हम स्कैन कर सकते हैं। अगर आप सेम फ़ोन से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको अपनी पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर जाना है, जहां पर इसको स्कैन करके अपना जो पेमेंट है वो डन करना है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक एरर पेज आ सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत दिनों से इस पोर्टल पर आ रही, गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों से इसको फिक्स नहीं किया है। ये एरर हो सकता है आपको भी फेस करना पड़े, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पेमेंट है वो कर दिया है, लेकिन आगे कुछ स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं अपनी जो स्लिप है इसको निकालने के लिए।
तो आपको दोबारा से पोर्टल पर आना है, सेवा शुल्क भुगतान ये ऑप्शन आपको मिलेगा जिस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था वो मांगा जाएगा, दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने ट्रांजैक्शन जो डिटेल है वो आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका था, लेकिन स्लिप नहीं निकली थी। तो अब हमें सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पावती स्लिप है जो जनसेवा केंद्र पर जब आप जाते हो वहाँ से मिलती है, सेम स्लिप यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम प्रिंट करके अपने पास में चाहें तो सुरक्षित करके रख सकते हैं। हमारा जो आवेदन फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, अग्रेसित हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो फास्ट ट्रैक मोड से बन रहा है, यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है अगर पहले से बनी हुई है तो आपका जो सर्टिफिकेट है विद इन 2 डेज के अंदर ही जनरेट हो जाता है। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। हालांकि नोटिफिकेशन कई बार नहीं भी आता है, तो आपको पोर्टल पर आ करके चेक भी कर लेना है और यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, निस्तारित आवेदन के सेक्शन में आना है, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो पूछा जाएगा किस सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो आप सिलेक्शन करोगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जितने भी सर्टिफिकेट आपने इस आईडी से अप्लाई करे होंगे उनकी जो डिटेल है यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर का नंबर दिख रहा है इसी पे हमें क्लिक करना है इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको इनेबल जरूर कर देना है। गलती से भी इसको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप डिसेबल कर देते हो तो फिर आपको सेटिंग के अंदर जा करके उसे इनेबल करना होगा, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले होगा। क्योंकि मैंने देखा कई लोग ये गलती करते हैं। तो ऐसे में अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो सेटिंग में जा करके अपने ब्राउजर का जो डेटा है डिलीट करके आप इसको पॉपअप को दोबारा ला सकते हो। मेरे केस में आप देखोगे कि सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो सर्टिफिकेट है आप देखोगे कि इस पर डिजिटल साइन होकर के आए हैं, यानी कि फिजिकल जनसेवा केंद्र पर जा करके या फिर तहसील के अंदर जा करके इस पर कोई साइन मुहर आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है प्रिंट करके आपको स्कूल के अंदर लगाना है, कॉलेज के अंदर देना है, स्कॉलरशिप के लिए लगाना है, तो आप वहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपको इसके जरिए मिल पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है खुद से मात्र 15 रुपये खर्च करके ऑनलाइन बना सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी से भी बन जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर पाओगे और डिजिटल साइन होकर के आएगा, यानी कि इस पर साइन मोहर करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, स्पेस देना है और अपनी स्टेट का जो नाम है आपको मेंशन करना है। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ से आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। अभी आप देखोगे कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस से जाति प्रमाण पत्र बनाना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास में अपनी फैमिली आईडी है तो आपका जो सर्टिफिकेट है बिना लेखपाल के अप्रूवल के ही जनरेट हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है, खुद से अप्लाई करना है तो सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी से सबसे पहले तो एक यूनिक यूजर आईडी मांगी जाएगी, जिसके अंदर आप अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। और उपलब्धता की जांच करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो यूजर आईडी है अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नहीं अवेलेबल है तो कुछ नंबर्स को मिक्स करके फिर से इसको यूनिक कर लेना है और यहाँ पर अपना नाम और अपना जो पता है दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी और आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से इसका जो पासवर्ड है आ जाएगा, जिसको पहली बार आप यहाँ पर जैसे कि पासवर्ड ओटीपी के सेक्शन में एंटर करके आप अपना जो पासवर्ड है एक नया सेट कर लोगे, देन पोर्टल के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना होगा, क्योंकि अभी आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो चुका है प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। तो हमने अपना आधार नंबर दर्ज किया है। सिक्योरिटी कोड के सेक्शन में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इंटर करेंगे और मैं आधार धारक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से एक ओटीपी आता है, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है
और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझे कि आपका जो आधार है उससे आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो अब हमारे सामने एक पूरा फॉर्म आ चुका है जहां पर आपके आधार कार्ड से आपका जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फेच होकर के आ चुका है। आपको अपनी जो लोकेशन टाइप है सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, शहरी क्षेत्र से हो तो नगरी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर पिता पति जिसका भी नाम आपको इंटर करना है, जैसे कोई महिला है तो पति वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगी, और यहाँ पर जैसे कि हम पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पिता के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में अब हमें अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर रिकमेंडेड है हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको इंटर करना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर हिंदी इनपुट टूल डाल सकते हो एप्लीकेशन को, जिसके माध्यम से आप इनपुट कर सकते हो। और इसके बाद में माता का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। वर्तमान पता के सेक्शन में आना है तो आपका जो करंट एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है वही आपको दर्ज करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हाउस नंबर होता नहीं तो डायरेक्टली अपने गांव का जो नाम है आप इंटर कर सकते हो। इसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो नेम है दर्ज करना है। अपना जनपद सेलेक्ट करना है, तहसील का जो नेम है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, और यहाँ पर ग्राम सभा का नेम आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से एक पता इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऊपर जो पता आपने दर्ज किया है वो वर्तमान पता था। अगर आपका स्थायी पता कोई दूसरा है, आप परमानेंट एड्रेस आपका कुछ डिफरेंट है, तो आप मैनुअली यहाँ पर इंटर कर सकते हो। मेरे केस में दोनों सेम ही है तो हम उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, मैनुअली हमें दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, क्योंकि हम इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कार्य करते हो। तो यहाँ पर जैसे कोई मजदूर है, कोई कृषि करता है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एक से ज़्यादा अगर ऑक्यूपेशन है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है किसी आप स्टूडेंट का बना रहे हो तो यहाँ पर आप विद्यार्थी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में परिवार का जो विवरण है इसके सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी जो संख्या है आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपको मिला करके परिवार में 4 लोग अन्य हैं तो आपको यहाँ पर काउंट करके मेंशन करना है, टोटल 5 लोग हो जाएंगे तो यहाँ पर 5 नंबर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने इंटर किया है, जैसे कि हमारे परिवार के अंदर 2 सदस्य हैं तो यहाँ पर 2 सदस्य का जो नाम है इंटर करने के लिए एक बॉक्स आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर एक तो आवेदक हो जाएगा, आवेदक का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है, क्या व्यवसाय वो करता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, व्यवसाय से उसकी आय क्या होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर फिर से अगर कोई काम नहीं करता है, जैसे कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड है, उसकी कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थी है तो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसकी जो डिटेल है आपको इंटर करना होगा। इनकम सेक्शन में आप 0 भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो जिनकी आय नहीं है। तो इस तरीके से हमने दर्ज कर दिया है। अब नीचे की तरफ आप देखोगे कि इनकम के जो सोर्स है उनको यहाँ पर क्लियर करना है, कहाँ कहाँ से आपकी आय होती है। तो जैसे कि कोई मजदूर है, खेती से जमीन से कोई आय होती है तो यहाँ पर बताना है, कृषि से आपकी आय होती है यहाँ पर आपको फिल करना है, अगर किसी को पेंशन से आय होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सेवा योजन यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको बताना है, निजी व्यवसाय कोई कर रहा है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी जो मेंशन नहीं करी गई हैं, यहाँ पर अन्य स्रोत के सेक्शन में आपको यहाँ पर आय जो है इंटर करना है। अब कृषि के आय के सेक्शन में अगर आप आय अपनी मेंशन करते हो तो आपकी जो जमीन है कितना उसका क्षेत्रफल है, हेक्टेयर के अंदर आपको दर्ज करना है। तो आपको यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है वो दर्ज करना होगा और उससे क्या आपकी आय होती है आपको बताना है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको पूरा टोटल जो भी इनकम का होता है सम यहाँ पर आपको लिखना है। तो डिफरेंट सोर्स से जो भी आपकी इनकम होती है यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो अगर आपने इससे पहले कभी भी अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर बता सकते हो। मेरे केस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो पुराना सर्टिफिकेट नंबर हमसे मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आवेदन का शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो परिवार आईडी है या फिर राशन कार्ड संख्या अगर आपका पहले से बना होगा तो यहाँ पर आपकी जो है ऑटोमेटिक आधार के जरिए फेच होकर के आ जाती है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए चाहिए या फिर शिक्षण संस्थान में प्रवेश है तो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए चाहिए तो यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो अन्य वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैनुअली आप बता सकते हो कि आप किस कार्य में ये जो है सर्टिफिकेट लगाने वाले हो। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर चुने के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटो को अपलोड करना होगा। इसी के साथ में
एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो को आपको चूज करके अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है मैक्सिमम 50 KB होगा, क्योंकि काफ़ी कम साइज की यहाँ पर फाइल ली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फोटो का साइज अगर ज़्यादा है तो इसको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी DNet टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन से हाई क्वालिटी की जो फोटो है अपलोड करोगे, देन आपको जिस साइज़ की यहाँ पर फोटो लगेगी आपको वहाँ से क्रॉप करके मिल जाएगी। आप इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके वही जो इमेज है जो हमने वहाँ से डाउनलोड करी है सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इमेज को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो इस तरीके से टिक करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो टिक हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है रिमूव करने के लिए टिक दिया गया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब सेकंड डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये आपको देना है। अब ये घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है आपको दे रखा है। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसका प्रिंट आपको लेना है। इसके अंदर खुद से ही आपको अपना जो नेम है मेंशन करना है, अपना आधार नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर इस पर आपको सिग्नेचर करना है और यही जो घोषणा पत्र है आपको आकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपको एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर राशन कार्ड का ही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, तो हम अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार हम मेंशन कर देंगे। इसी के साथ में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का भी साइज यहाँ पर मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। तो हम इसको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे तीनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अभी तक दर्ज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो आपने अपनी इनकम दर्ज करी है वो कुछ भी हो सकती है, कम भी आप इंटर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एक्चुअल जो इनकम होगी जो भी सोर्सेज से होगी तो वो आपके आय प्रमाण पत्र पर बन करके आएगी। ये नहीं कि आपने 50,000 इंटर किया तो 50,000 पे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एक्चुअल में इनकम अगर आपकी 2 लाख है तो 2 लाख का बन के मिलेगा। तो बेसिकली आप अपनी तरफ से कोई भी इनकम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब रिक्वेस्ट दोगे तो उनकी तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर अब इस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल आपको सही दिख रही है। तो सेवा शुल्क के भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास में नोट करके रख लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो 15 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। सर्टिफिकेट को बनाने के लिए हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो कोई भी एक मेथड आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम UPI के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, आसान है काफ़ी। QR कोड भी आप ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो QR कोड है आ जाएगा। जैसे हम मर्चेंट की शॉप पर स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी तरीके से जो QR कोड है हम स्कैन करेंगे और हमारा जो भुगतान है वो हो जाएगा। अब इस पेज पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये जो इंटरफेस है आज से नहीं, ये पिछले 6-7 महीने से आ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको अभी तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन इसका सोल्यूशन है। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि स्लिप अभी तक डाउनलोड नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो एरर पेज आया है, अब आपको दोबारा से पोर्टल पर आना है, होम पेज पर। और यहाँ पर फीस का तो पेमेंट हमने कर दिया है, लेकिन स्लिप हम डाउनलोड नहीं कर पाए थे। इसके लिए सेवा शुल्क भुगतान इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो नंबर आपको मैंने नोट कराया था एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हमें क्या करना है, सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक पावती स्लिप जनरेट हो जाएगी। इसी के साथ में आपका जो फॉर्म है वो भी गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक बार इसका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसमें कि आपके जो विलेज का लेखपाल है उसके पास जाएगा, इसके बाद में SDM के पास जाएगा, देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो स्लिप है आपको सेव करके अपने पास में रख लेना है। सर्टिफिकेट को कभी आप ऑनलाइन आकर के ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट करीब 10 से 15 दिनों के अंदर ही जनरेट हो जाता है। जब जनरेट होगा तो आप सभी को निस्तारित आवेदन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जिस भी तरीके का डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जैसे कि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन चुका होगा तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर से मेंशन होकर के आएगा। आपको यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनकम सर्टिफिकेट हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुका है। अगर हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इसे प्रिंट करके कहीं पर भी अगर हमें लगाना है तो लगा सकते हैं। इसमें डिजिटल साइन यहाँ पर होकर के मिलता है, तो फिजिकल कोई साइन मोहर की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपना जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। कोई भी इस वेबसाइट पर आकर के आपका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। सबसे पहले जो है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चले आना, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे ई डिस्ट्रिक्ट चले आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले के रहेंगे, ठीक है, आप अपनी खतौनी बहुत ही आसानी से निकलवा सकते हैं किसी भी कंप्यूटराइज सेंटर पर जाके। यहाँ से ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कि पोर्टल मिल जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लॉगिंग करने वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लॉगिंग भी करेंगे तो आप, अगर आपके पास आईडी रहेगी तभी आप करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने एक सिटीजन लॉगिंग आईडी दे रखी है कि सिटीजन लॉगिंग आईडी से भी आप जो है लॉगिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास जो है आईडी अवेलेबल है ई डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे आपके सामने जो है लॉगिंग पैनल जो है मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिंग पैनल मिल चुका है। सबसे पहले लॉगिंग टाइप है, तो यहाँ पे जो है कि हम टाइप चूज कर ले रहा है CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप देखेंगे पहले से हमारा पासवर्ड पड़ा हुआ है तो पासवर्ड वही रहते हैं। यहाँ पे जैसे कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा यहाँ पे भी हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद आपको लॉगिंग कर देना है, तो लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ई डिस्ट्रिक्ट हमारा लॉगिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा राजस्व एवं पंचायती राज विभाग, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है खतौनी की नकल, ठीक है। दूसरा है खतौनी की नकल पुनः प्रिंट करें, यानी कि अगर आपने एक बार खतौनी निकाल ली है तो उसका जो चार्ज कटता है लगभग हमें लगता है 30 रुपये जो चार्ज कटता है। उसके बाद अगर आप उसी खतौनी को दोबारा निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे खतौनी की नकल जो है पुनः प्रिंट करें, अगर आप इस पर कर देंगे तो आपका जो पैसा कटने वाला है वो बच जाएगा, पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आवश्यक नोट आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है खतौनी की हस्ताक्षरित प्रति जो है प्राप्त करने हेतु खाता संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। उसके बाद खाता संख्या न जानने की स्थिति में कृपया यहाँ क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आवेदन करने से पूर्व अपनी खतौनी का विवरण जो है भूलेख पर जो है सुनिश्चित कर लें, यानी कि पहले अपने खतौनी को एक अप्रमाणित खतौनी के रूप में जो भूलेख की ऑफिशियल पोर्टल से मिलता है उसका भी वीडियो हम नेक्स्ट जो है इन फ्यूचर में कभी अपलोड कर देंगे, कैसे जो है कि आप बिना किसी आईडी के अपनी खतौनी का डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको उसी पोर्टल का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो है पूरा डिटेल जब मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए पहला है जिले का नाम, तो यहाँ पे आप जिस जिले के हैं या जिस जिले की खतौनी आपको चेक करनी है उत्तर प्रदेश के, वो जिला यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अब बारी आती है तहसील की। जैसे ही आपने जिला चूज किया उसके बाद यहाँ पे उस जिले में जितनी तहसीलें हैं सभी तहसील का नाम जो है आ जाएगा। उसके बाद उस तहसील में कितने गांव हैं सभी गांव का नाम जो है आपके सामने जो है शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए हम गांव सेलेक्ट कर लें। अब बारी आती है खाता संख्या भरे, तो इसी की बात कही जा रही है कि अगर आपको खाता संख्या मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो आप जो है इस पोर्टल का यूज करके खाता संख्या अपना पता कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे खाता संख्या हमने टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, यानी कि जो खतौनी निकलवाना चाह रहे हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम यहाँ पे आप जो है लिख लेंगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद उनका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आप लिख लेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे भाग संख्या 1 कर देंगे और इतना डाटा लिखने के बाद यहाँ पे आपको दिएगा डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी के लिए क्लिक करें, यानी कि खतौनी प्राप्त करने के लिए जो ग्रीन कलर का बॉक्स इस पर क्लिक करें। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, प्रोसेसिंग टू भूलेख सर्वर फॉर जनरेटिंग द QR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है प्लीज नोट द खतौनी जनरेशन इज नॉट मेड ऑन ई डिस्ट्रिक्ट सर्वर। यहाँ से QR कोड एक जनरेट होगा, या आप ये कह सकते हैं bhulekh.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से जो है सेंड मेल किया जाएगा। यहाँ से एक जनरेट ROR होगा, ठीक है। तो चलिए हम जनरेट ROR वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जनरेट ROR वाले ऑप्शन पे जो है कि क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने जो है खतौनी जो है पूरी शो हो जाएगी। सबसे नीचे आप देखेंगे कि सर्टिफायर यानी वेरीफायर का नाम, जिस सेंटर से आप जो है इसको प्रिंट आउट करा रहे हैं उनका पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। साथ में सक्षम अधिकारी का भी डिटेल रहेगा जो कि डिजिटली वेरीफाई रहेगा। तो इस तरह जो है कि आप जो है खतौनी को जो है बहुत ही आसानी से निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे जो है प्लीज सेट प्रिंटर लैंडस्केप मोड एंड पेपर साइज A4 साइज, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज शो करेगा कि आप जो है पेपर सेटिंग या प्रिंटर की पेपर प्रिंटिंग की सेटिंग जो है सेट कर लीजिए, नहीं तो पेपर जो है
किसी भी फॉर्मेट में निकल सकता है। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर लेंगे, आपके पास जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग पेपर प्रिंट करने की सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग करने के बाद आप इसको जो है प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, या आप देखेंगे कि इसको जो है कि दोबारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको PDF फॉर्म में जो है अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट देखेंगे जैसे कि अगर आप पंचायत सहायक हो तो आपको OSR खाते में यानी ग्राम पंचायत में जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, प्रत्येक सर्विसेज का 30 रुपए के हिसाब से जितना भी अभी आप तक ने सर्विस दिया है उसका पूरा मल्टीप्लाई करके OSR खाते में पैसा जमा करना पड़ेगा। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, खासकर उन पंचायत सहायकों के लिए जिन्होंने अपनी ID से अभी अन्य संचालक को दी है, यानी कि अपनी ID किसी और ऑपरेटर को दे रखी है और वो सर्विसेज इशू कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हो चुकी हैं, तो आपको जो भरना होगा यानी उसका जो पेमेंट होगा 30 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाइड करके आपको OSR खाते में जमा करना होगा। तो आइए समझते हैं OSR खाता, QR कोड और वॉलेट पे रिचार्ज करने की प्रक्रिया किस तरह से करेंगे ताकि हम OSR पे पेमेंट कर पाएँ, ताकि आपको अपने पास से ना भरना पड़े। क्या प्रोसीजर होने वाला है तो यहाँ पे हम पूरा बताने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, देखिए OSR खाता यानी कि ग्राम पंचायत का खाता होता है जिसको बोलते हैं ऑन सोर्स रेवेन्यू, आप ये कह सकते हो, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल की आपकी खुद की जो इनकम होती है ग्राम पंचायत की वो हो सकती है, यानी ग्राम पंचायत की आय भी आप कह सकते हो। आय के कई सारे तरीके या स्रोत हो सकते हैं, जिनमें से एक पंचायत सचिवालय में संचालित CSC केंद्र के माध्यम से जनरेट होने वाली इनकम को इस OSR खाते में जमा करना है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि OSR में कैसा पैसा जमा करना है, यानी किस टाइप का पैसा जो OSR खाते में जमा करेंगे। देखिए इसमें से जैसे कि आप मान लीजिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, सहज पोर्टल के माध्यम से आप वॉलेट पे जैसे कि अभी पैसा जो भी है आप भुगतान कर रहे हो, बाद में बताएंगे कि वॉलेट पे पैसा कैसे आएगा, उसको बाद में समझेंगे। आप जो भी पेमेंट करते हो ई-डिस्ट्रिक्ट से, मान लीजिए आपने आयजात निवास बनाया किसी का भी, कोई भी ग्रामीण का, अब उसका बनाने के बाद 30 रुपये पोर्टल से आपने काटा। अभी जो वॉलेट पे जो अमाउंट होता है वो आप दे रहे हो, इसका भी हम बाद में जिक्र करेंगे कि वॉलेट पे अमाउंट कहाँ से आया, क्योंकि अभी तो पैसा कट रहा है। ठीक है, अब जैसे आपने सर्विस दी, अब उसके बाद क्या होता है कि जो शुल्क जो लाभार्थी आपको देगा ग्राम पंचायत में जो 30 रुपए, उसको OSR खाता में जमा करना है। OSR खाता यानी प्रधान और सचिव के समन्वय से जो खाता OSR खुला है, जिसका QR कोड आपको ग्राम पंचायत में मिल गया होगा, जो बैंक से प्रोवाइड हुआ होगा, उसको वहां पे आपके ग्राम पंचायत में पेस्ट हो गया, यानी उसको चिपका दिया गया होगा। ठीक है, अब उस 30 रुपए को जो लाभार्थी ने दिया एक सर्विस का, उसको पे करना है। अब इस केस में यहाँ पे दो ऑप्शन है, यानी कि दो प्रोसीजर है पे करने के। पहला तो लाभार्थी अगर एंड्रॉइड फोन चलाता है तो वो 30 रुपया उस QR कोड पे अपने फोन से ही स्कैन करके वहां पे कर देगा, तब तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर लाभार्थी QR कोड पे पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तब उस केस में लाभार्थी आपको 30 रुपये कैश देगा। तो जो कैश देगा तो आप अपने पास रखोगे कैश, उसके बाद आप अपने पास से जो ऑपरेटर होगा, यानी कि जो पंचायत सहायक वहाँ पे बैठा है, वो अपने पास से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी तरह से फोन पे यूज करके इंटरनेट बैंकिंग से उस QR कोड में स्कैन करके पैसा जमा करेगा। अगर QR कोड नहीं सही से चल रहा है तो बैंक में भी जाके उसको ऑफलाइन उस पर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहने वाला है QR यानी OSR खाते में पैसा जमा करने का। अब बात करते हैं कि आप अपने सहज पोर्टल के यानी कि स्कास बैलेंस पे या अपने वॉलेट पे रिचार्ज कहां से और कैसे रखोगे। अभी तक आपने देखा किस तरह से पैसा जमा करना OSR पे, बट आप यहां पे कैसे रखोगे। जैसे कि आप ग्राम पंचायत में कोई भी सर्विस देते हो, उसका जो आप 30 रुपया सेवा शुल्क है वो पैसा जो है आप पे कर देते हो, पोर्टल से पे हो जाता है। जब आपके वॉलेट में होता है तभी पे होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिचार्ज कैसे रखना है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे AEPS बैलेंस होता है, जिसका कमीशन आपको 5 रुपया ऑन द स्पॉट सर्विस के यहीं पे आपका ऐड हो जाता है, यानी मिल जाता है। इन फ्यूचर आप कभी भी बैंक में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो अपना बैंक डिटेल ऐड करके। अब यहाँ पे स्कास बैलेंस का जो ऊपर ऑप्शन होता है, जो वॉलेट पे आप अमाउंट रखे हो, ये अमाउंट आप कैसे रखे हो। अभी तक अगर OSR एक्टिव नहीं था तो इसका मतलब आज जाहिर सी है कि आपने अपने पास से रखा होगा, या अगर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आप हो सकता है ग्राम निधि से रखे हो, वो आपका मैटर है आपने कैसे किया। लेकिन आपको यहाँ पे अपने पास से पैसा एक भी नहीं रखना है, यानी अभी तक अभी जो काम कर रहे हो सकता है आपने अपने पास से रखा हो। तो अभी यहाँ पे एक केस ये आता है कि जब यहाँ पे स्कास बैलेंस पे आपको रिचार्ज करने के लिए आपको OSR अकाउंट से पैसा निकालना है, बट अभी OSR अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है तो पहले ग्राम प्रधान सचिव को कहीं ना कहीं से OSR में कुछ ना कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा, तभी तो वॉलेट पे आप रिचार्ज कर पाओगे। जब जीरो बैलेंस होगा OSR अकाउंट में तो वॉलेट पे रिचार्ज यहाँ पे कैसे करोगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक ये केस रहा, जैसे अभी तक जो पंचायत सहायकों ने पिछले कई 1-2 साल 3 साल में जो सर्विसेज दी हैं, उसमें से ज़्यादातर केसों में अपने पास से वॉलेट में पैसा रखा है। अब उस पैसे का उन्होंने तो बराबर कर दिया, कस्टमर से 30 रुपया लिया, प्लस उसके बाद
सहज पोर्टल से पेमेंट हो गया 30 रुपये का, वो तो लेके दे के बराबर हो गया। अब जितनी भी सर्विस उन्होंने दी है, अब उस सर्विस को काउंट करके नियम के अनुसार ये है कि अब OSR खाते में भी जमा करना पड़ेगा। तो ये 30 रुपया उनका एक्स्ट्रा पे होने वाला है, यानी एक्स्ट्रा उनके जेब से जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम से किया था तो वहाँ तो पोर्टल पे कट फिट के बराबर हो गया। अब इनको अपने सर्विस के अकॉर्डिंग जो नियम कह रहा है तो उसके हिसाब से OSR खाते में जमा करना है। तो यहाँ पे अब उनको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि जब पंचायत सहायकों ने अपने पास से किया है तो वो पैसा OSR में क्यों जाए, क्योंकि वो उन्होंने अपने माध्यम से किया था। लेकिन ये एकदम प्रोसेस गलत था, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था किसी पंचायत सहायक को, यानी अपने पास से बिल्कुल भी वॉलेट पे रिचार्ज नहीं करना था और उसमें से OSR के माध्यम से ग्राम प्रधान या सचिव से कहना चाहिए था कि हमें इस पोर्टल पे रिचार्ज करके दीजिए तो हम इस पर सर्विस देंगे। अब आगे से आप कभी भी अपने पास से रिचार्ज नहीं रखोगे, आपको ग्राम प्रधान सचिव से बोलना है कि आप हमें अपना मतलब इसका OSR से या किसी भी तरह से हमें पैसा वॉलेट में दीजिए, यानी हम अपना रिचार्ज करें, उसके बाद ही हम सर्विस अप्लाई करेंगे। क्योंकि वो आप एक मीडिएटर बनोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आप आता है तो भी आप बैंक में जमा करोगे OSR खाते में QR कोड में, बस आपको कस्टमर आपको देगा, आप एक मीडिएटर हो, आप उसको पैसा को OSR में जमा करोगे। ये रिसाइकिल प्रक्रिया इस तरह से चलेगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह समझते हैं कि आपने कितनी सर्विसेज दी, कैसे आप देखोगे। तो आप अपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाओगे और यहाँ पे चेक करने के लिए आपके सर्विस कितना भुगतान आपको लेट पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे MIS रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जब आओगे तो यहाँ पे दिखेगा MIS सबमिटेड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। इस तरह से देख सकते हो ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म डेट किस डेट के बीच में आप चेक करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे। मैं जैसे कि जब से स्टार्ट हुआ तभी से मैं यहाँ पे 2008 ही सिलेक्ट है। देन यहाँ पे अभी की जो करंट की डेट है वो मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ। देन यहाँ पे व्यू रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपका जो ई-डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अभी आपने आवेदन दिया है या आवेदन किया है सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअल हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी तक आपने आय प्रमाण पत्र कितना इशू किया है, निवास प्रमाण पत्र कितना इशू किया है, जाति प्रमाण पत्र कितना इशू किया, सारी चीज़ें लिखी। पहला ही ऑप्शन आय प्रमाण पत्र का है, फिर निवास का। तो इस तरह से देखो 38 यानी कि अभी इनकम सर्टिफिकेट इतना इशू हुआ है, जाति प्रमाण पत्र है ना। इस तरह से आप राशन कार्ड देख सकते हो। तो जो टोटल सर्विसेज हैं आप यहाँ पे देख सकते हो 96 सर्विसेज हैं। तो 96 में आप 30 का मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि 36 का 18 की 8 हासिल 1, 9 3 27 एक 28 और उधर एक 0 यानी 2880, यानी कि 2880 रुपए आपको OSR खाते में जमा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पहले भी सर्विस दी हो तो उससे मतलब नहीं है, तो आपको इतना पैसा जमा करना है। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो अभी तक आपने पूरा उधर देखो पोर्टल में जो सर्विस था और उसके बाद जो रिचार्ज का वो आप कंप्लीट करते आ रहे हो। अब यहाँ पे जो टोटल सर्विसेज हैं वो देखी जा रही हैं। जैसे कि अभी जैसे एक जगह FIR हुई है जिसमें से दिखाया गया कि कुल कितनी सर्विस थी और उस पर गबन का आरोप लगाया गया। तो वहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे कि अब टोटल सर्विस है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको OSR में पैसा जमा करना है। तो लेकिन अभी तक पोर्टल पे आपका 30 रुपये कट रहा था, आप अपने पास रिचार्ज रख रहे थे तो वहाँ तो वो बराबर हो रहा था। बट अगर आपको अभी सर्विस के हिसाब से OSR में फिर से पैसा जमा करना पड़ेगा तो आपका 30 रुपये प्रति सर्विस का एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो ये आप यहाँ पे जैसे कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकते हो कि किस तरह से अगर हमने किया था तो ये किस तरह से मैनेज होगा, ये आप अपने अधिकारियों से पूछोगे। क्योंकि ये आपका जाहिर सी बात है क्योंकि एक्स्ट्रा ही जाएगा, क्योंकि पोर्टल पे 30 वहाँ पे तो कट ही रहा था और उसके बाद आप रिचार्ज रख रहे थे जो कि आपको अपने पास से नहीं करना था बट आपने किया। तो अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी जो नियम के हिसाब से यानी OSR के माध्यम से या आपको करना है, अपने पास से नहीं रखना है, वो आगे की प्रोसेस है। बाकी आप अपने पोर्टल पे आओगे, जब आपको पैसा मिलेगा OSR में यानी ग्राम प्रधान सचिव के माध्यम से, फिर आप अपनी तरफ से आके UPI के माध्यम से या किसी भी तरह से आप इस तरह से अपने वॉलेट पे रिचार्ज कर लोगे। तो ये था प्रक्रिया जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने पास से वॉलेट में पैसा नहीं रखना है। जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम्स हैं, उनके हिसाब से चलना है। यानी कि आपको एक रिसाइकिल प्रक्रिया के तहत आपको काम करना है, यानी कि OSR खाते में जाएगा, उसी के माध्यम से जब पैसा निकलेगा तो आप अपने वॉलेट पे रिचार्ज करोगे, फिर इसी तरह से सारी सर्विसेज को देते रहोगे। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। बाकी जो आपका कमीशन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो APS बैलेंस में, जिसमें बैंक में ट्रांसफर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके आपने इन फ्यूचर कभी भी अपना पैसा आप अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट जो भी प्रोसेस थी मैंने बता दिया। बाकी आप अपने अधिकारियों से सलाह कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।